बेसिक से बात पूछता हूँ, क्यों बढ़ रहा है बॉन्ड यील्ड? बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए उसको छोड़ दीजिए। अनुराग सिंह साहब, कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो जो अभी कह रहे थे अभिषेक जी, कि जाहिर तौर पे जो पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं एफआई, हमारा इंडियन मार्केट है, मार्केट वोलेटाइल है, रिस्क होता ही होता है, मार्केट है, तो वहाँ वो जहाँ श्योर है वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? चिंता मूल ये हम समझना चाहते हैं, इस चिंता को कैसे आप दूर करेंगे? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये। देखिए 5% 5.3% और इवन 10 ईयर में भी क्लोज टू 4.7 4.5% भी अगर यूएस डॉलर्स में मिल रहा है, तो फॉरेन मनी इज नॉट गोइंग टू चेज इंडियन इक्विटीज, राइट? तकरीबन बेस्ट केस रिटर्न 10 से 12% फॉरेन इन्वेस्टर के लिए तो देखिए उतना ही होता है, बिकॉज दे व्हेन दे इन्वेस्ट इक्विटी की उनका चिंता लार्ज जायज है। अमाउंट। हाँ, हाँ, उनकी चिंता ना, तो वो तो देखिए 4-5 साल से जो फॉरेन मनी इंडिया से जनरली निकल भी रहा है, उसके पीछे वन प्रेडोमिनेंट रीजन इज दिस आल्सो, कि अगर आपको बॉन्ड यील्ड्स ही हाई है, स्पेशली 2021 के बाद से 2021-22 से तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स हाई ही हैं, वो 4 की रेंज में ही चल रही हैं। तो इट्स सेफ मनी, राइट? तो वो वहां पे जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये मार्जिनल मनी है, ऐसा नहीं है कि इक्विटी एलोकेशन पूरा डेट पे चला जाएगा और इक्विटी से हट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो दिस इज नॉट सो डायरेक्टली रिलेटेड के फॉरेन इन्वेस्टर्स निकल क्यों रहे हैं। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के निकलने के बहुत सारे रीजन है, हम हर बार चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन लेकिन आई थिंक दी वैल्यूएशन ऑफ इंडियन मार्केट्स इतना रीजनेबल लेवल पर पहुंच चुका है कि उसमें कोई अब चमत्कार की उम्मीद नहीं है। तो ऑफ कोर्स मार्जिनली इन्वेस्टर नए एवेन्यूज देखेगा, जो पिछले 2 साल में देख रहे हो आप, ठीक निकल रहा है तो ठीक है, वो हम चर्चा बार बार कर चुके हैं। बट ये इट इज एन इम्पैक्ट, लक्ष्मण जी। ये इम्पैक्ट जरूर करता है इमर्जिंग मार्केट्स में, अगर यूएस में रेट्स हाई होते हैं और गारंटीड डॉलर रिटर्न मिलता है, तो इट डज क्रिएट इम्पैक्ट फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। बट बहरहाल इतना बड़ा इंडिया में एफआई का पैसा आ गया तो 20 बिलियन आ गया, और चला गया तो 20-30 बिलियन चला गया, तो इट्स नॉट अ मेजर। अभी डोमेस्टिक मनी बहुत ज्यादा है, 80 बिलियन के आसपास डोमेस्टिक मनी आ रहा है। तो ऐसे में 20 बिलियन इतनी बड़ी चीज नहीं है कि वो मार्केट को ब्रेक कर दे। दैट्स माय व्यू। दो चीज और आप फटाफट बता देंगे तो फिर बाकी आगे मुद्दे पे जाऊंगा। एक तो यूएस का डेट, उस पर चर्चा यहाँ काफी ज्यादा हो रही है कि यूएस का डेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और हाँ, और फिर नेक्स्ट जो है सो ये है आपका फेड का डिसीजन नेक्स्ट मंथ का। फेड का डिसीजन, फेड की डायरेक्शन मैंने बताई। देखिए, यू टू रीड द पर्सन एंड पर्सनालिटी एंड द अप्रोच एंड द प्रोसेस बिहाइंड इट। मैंने अप्रोच बताई, वो मार्केट को बिल्कुल गाइड नहीं करेंगे। वो बोलेंगे आप जो डेटा देख रहे हैं हम भी वो देखेंगे। उसी डिस्पाइट कतार पे मेनी चलेंगे। प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट बैंक सेइंग कि रेट हाइक होगा, या 2 रेट हाइक, 1 रेट हाइक, आई कैन अश्योर यू इन्फ्लेशन इज वेल अंडर कंट्रोल इन यूएस। एक भी रेट हाइक नहीं होगा। आई एम जस्ट पुटिंग माई जजमेंट ऑन द लाइन, आई मे बी रॉन्ग, बट नहीं, एक भी रेट हाइक यूएस में नहीं होगा। और फॉर द राइट रीजन, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट मार्केट वीक है और एआई प्रोडक्टिविटी किक इन कर रही है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो नहीं होगा रेट हाइक। डेट। पहला सवाल लक्ष्मण जी आपका क्या था, प्लीज रिमाइंड कराइएगा। डेट। ओह, यूएस डेट। का डेट यार काफी हाँ। ये चर्चा बहुत, ये वैसे ही है, ये खास, आई मीन इंडिया में भी चर्चा जायज है, आई एम श्योर बाकी कंट्रीज भी कहेंगे कि देखिए डेट देखिए। देखिए, परसेंटेज ऑफ डेट जो है वो जीडीपी का आपके यूएस का अबाउट 100 के आसपास है। आपके यहाँ भी यूएस में भी हेडलाइन अखबारों की यही बनी है। हाँ, वो डिपेंड करता है आप कौन से अखबार पढ़ रहे हैं लक्ष्मण जी। तो वो जो लिबरल अखबार है, वो तो दिन रात वो बाइडेन के टाइम पे वो कुछ भी नहीं कहते थे, और अभी उनको हर समय ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में सारे खोट है। दैट इज वेरी, तो एक बार आपको फ्लेवर समझना होता है हर अखबार का। मीडिया के बायसनेस पर सिर्फ हम लोग के यहाँ सवाल नहीं उठते, आपके यहाँ भी सवाल उठते रहते हैं। Oh, 100%, 100%. Every media is biased here. In fact, अमेरिका में there is no, I mean, there is center of the media बहुत limited, आप वॉल स्ट्रीट जर्नल को कह सकते हैं, but broadly everything is broadly तो biased, मैं वॉल स्ट्रीट right? जनरल का ही खोल हाँ, के रखा था, उसका भी हेडलाइन आपका जो है, पहली हेडलाइन वही है, यूएस डेट जो हाँ, है सो 40 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। हाँ, तो वन इज, एक तो इसमें मैं करेक्शन करूंगा, बट चलिए वो मैं छोड़ देता हूँ। जो लोग होमवर्क करेंगे उनको समझ में आएगा कि व्हाई दिस इज नॉट 40 ट्रिलियन बट समथिंग एल्स। बट डेट टू जीडीपी, देखिए फ्रांस का भी 100 के ऊपर है, अराउंड 100 है। जापान का तो 200 है, दैट्स अ प्रॉब्लम। और यूके का भी 100 के ऊपर है।
इंडिया का भी अब तो 100 के आसपास डेट टू जीडीपी आ गया है, तो 40 ट्रिलियन को नहीं देख करके आप जीडीपी के वर्सेस नंबर देखिए। एंड ये 40 नहीं है, थोड़ा कम है, बट जो होमवर्क करेंगे वो समझ जाएंगे कि क्यों कम है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 100% ऑफ जीडीपी एंड नॉट 120-30% ऑफ जीडीपी। तो ये तो साइज ऑफ द इकोनॉमी पर है, बट दिस इज गिवन दैट अभी पिछले 5 साल से जो डेफिसिट है यूएस इकोनॉमी का 6 से 7%, दैट इज अनसस्टेनेबल। बट इसका अमेरिका में एक खूबी है लक्ष्मण जी कि एक जब क्राइसिस आता है तो पार्टीज में कंसेंसस बन जाता है दोनों पार्टीज में। वो एक बड़ी यूनिक चीज है अमेरिका की, दैट इज व्हाई इट सस्टेन्स। तभी 90s में आप देखेंगे कि डेफिसिट को जीरो कर दिया था बिल क्लिंटन के जमाने में, एंड वो जमाना उसके बाद से नहीं आ पा रहा है, लेकिन टाइम विल कम व्हेन दे विल सेटल इट, राइट। बट वो क्राइसिस मोमेंट होता है जब दोनों पार्टीज को एक प्लेट पे आना होता है, वो आ जाएगा। यूएस हैज दैट ब्यूटी वेयर पॉलिटिशियंस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस आर एबल टू फाइंड द ग्राउंड, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन कंपेल कर देता है उनको करने के लिए। ये कंट्री बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में ये काबिलियत कम है, तो वहां ज्यादा रिस्क होता है। और बहरहाल डॉलर है, इट्स नॉट, इट्स स्टिल रिजर्व करेंसी, राइट, तो वो एडवांटेज भी होता है। लक्ष्मण जी, छोटा आंसर रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि अदर व्यूज भी हम सुन सकें। नहीं नहीं, बिल्कुल। अभय अग्रवाल साहब, जो इन्होंने कहा, एक तो डेट को लेकर के और दूसरा कि इंटरेस्ट रेट को लेकर के, इनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट अगले महीने बढ़ेगा नहीं, तो ये हम लोग इंडियन मार्केट के लिए राहत की बात है। देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारा हमें इतना ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है यूएस डेफिसिट, यूएस डेट और यूएस इंटरेस्ट रेट का। मुझे नहीं लगता है कि कोई डायरेक्ट कोरिलेशन कोई कह सकता है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 30-40 साल में ऐसा समय आया है जब इंडियन मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ग्लोबल मार्केट्स अंडर प्रेशर थे, रुपया अंडर प्रेशर था। तो लक्ष्मण जी, ये कह पाना मार्केट्स में कि 1+1 हमेशा 2 निकलेगा, बहुत मुश्किल है, होता नहीं है ऐसा। और आई थिंक इंडियन मार्केट को परफॉर्म करने के लिए अब खुद को मार्केट अर्निंग्स को ग्रो करना पड़ेगा। और आप आपका सवाल कुछ और था, पर मैं जवाब थोड़ा डिफरेंट देता हूं कि देखिए, नहीं नहीं, कोई निफ्टी नहीं, ने कोई नहीं, परफॉर्म कोई नहीं किया, तो आप काफी लोग कहते हैं कि निफ्टी अंडर प्रेशर है, मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहे, पर वो ये मिस कर रहे हैं इस बात को कि हमारे जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हैं, दोनों की दोनों ऑल टाइम हाइस पे हैं। और पिछले साल भर में दोनों इंडेक्स आपने ने मेरा 10 से शुरुआती 12%। अब आपने मेरा शुरुआती इंट्रो सुना होगा, तो मैंने भी यही कहा कि सेंसेक्स निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, लोग बना रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मिड कैप हाँ, स्मॉल बिल्कुल ठीक कैप बात है। है आपकी। और मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, जो मार्केट जिसके लिए परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, वो उसकी मार्केट की गलती नहीं है, उसकी गलती है। वो क्यों ऐसे इंडेक्स में पैसा लगा के बैठा है, जिसमें 60% कंपनीज़ हैं, वो 5-6% का भी ग्रोथ नहीं दिखा पा रही हैं। मतलब वो इंडेक्स ही गलत है, आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं? क्यों लार्ज कैप्स के पीछे भाग रहे हैं? इंडिया ग्रोथ मार्केट है, हमारे चैलेंजेज़ अलग हैं, हमारे प्रॉब्लम्स अलग हैं, हमारे इश्यूज़ अलग हैं। यूएस में $40 ट्रिलियन का अगर डेट है, फ्रैंकली उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम क्या कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। वो सिर्फ ये नहीं कि वो भेजें अपनी तरफ से, उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है। पर हम क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए? आई थिंक वो ज़्यादा सोचने की बात है। पर अदर देन दैट मैं कहूँगा कि जो मार्केट्स हैं हमारे ठीक-ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, दोनों स्मॉल मिड कैप इंडेक्स से दोनों ऑल टाइम हाइस पे हैं। लार्ज कैप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उनको करना चाहिए। जब ग्रोथ नहीं है तो कोई इन्वेस्टर क्यों लेगा उन्हें? हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि जो अगर डॉलर डिबेस होता है बिकॉज ऑफ हाई डेफिसिट, हाई डेट जो यूएस में है, उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट ऑलरेडी आ रहा है। जो डॉलर डिप्रिसिएशन का पिछले 2% का करीब करेक्शन है, उसकी वजह से हमने देखा बिटकॉइन में वापस एक तेज रैली हुई पिछले 2 दिन में। गोल्ड सिल्वर वापस रैली आ रही है। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का जो फोकस है, वो भी अब यूएस मार्केट से हटके होपफुली अदर एसेट क्लासेस इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा, और अगर आएगा तो इंडिया को उसका फायदा मिलेगा। नहीं, दरअसल होता क्या है ना इसमें, अभय अग्रवाल साहब, कि जब बच्चा बीमार पड़ता है, बुखार लग जाता है, बारिश में थोड़ी देर भीग गया बूंदा बूंदी में, तो गार्जियन यही कहता है कि तुम बारिश में भीग गए, इस वजह से बीमार पड़ गए। जबकि बच्चे में इम्यूनिटी की कमी रहती है, तो तत्कालिक जो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया जाता है कि अच्छा अच्छा, यूएस में फेड जो यूएस का बॉन्ड यील्ड बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारा मार्केट गिर रहा है। तो कभी ढूंढ लेते हैं क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, इसलिए मार्केट गिर रहा है।
तो मैं बार बार कहता भी रहा हूँ शो में कि बाजार के लोग बड़े अच्छे होते हैं कि हर गिरावट का ही बहाना ढूंढ लेते हैं, आगे बढ़ रहा उसका ही बहाना ढूंढ लेते हैं, मतलब बहाना दोनों मौजूद है, आपको क्या लेना आप तय कर लीजिए अपने हिसाब से। ये एक पर मैं इंटरेस्टिंग सा मैं फैक्टर कहूँगा होता है। लक्ष्मण जी, मैं कहूँगा हाँ, बहाने से वो एनालिसिस जो है वो बाद में होता है। जब चीज़ हो जाती है फिर उसका एक्सप्लेनेशन बनता है। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन नैरेटिव बाद में मार्केट बनता में, है। ग्लोबल मार्केट्स में भी आपने वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात कही, वो भी हमेशा नैरेटिव बाद में बनता है। जब चीज़ हो जाती है फिर उसके बाद लोग उसको एनालाइज़ करते हैं। तो ये तो चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन आपने सही कहा, इस चलते रहने में भी बहुत सारे मौके यहाँ पे रहते हैं। अभिषेक अग्रवाल साहब, अभी बातों बातों में अभय जी ने बड़ा अच्छा कहा कि हम लोग क्यों भाग रहे हैं, जो इंडेक्स वाले हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, यहाँ तो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो हम लोग क्यों वहां जा रहे हैं? इस लॉजिक को कितना बाय करते हैं? देखिए, आइसोलेटेड वे में तो इंडिया कभी भी ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये तो एक हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ब्रॉडर मार्केट के सामने कंपेयर कर रहे हैं या ब्रॉडर इंडेक्स के सामने कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे कुछ इवेंट्स इंडियन मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, जो कि ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज़ वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ है। रिजल्ट्स अगर आपने देखे होंगे इस बार के, तो सरप्राइजिंगली बहुत जगहों पे बहुत अच्छे आए हैं। तो उस लिहाज से अगर कुछ तो फंडामेंटल एग्जिस्ट करता होगा, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो उनका चलना या आउट परफॉर्म करना लाजमी है। बट एक चीज जो है वो मैं थोड़ी ऐड करना चाहूंगा कॉन्टेक्स्ट में, कि हमारा मार्केट मेरे हिसाब से टाइम करेक्शन में है। अदरवाइज इंडेक्स अगर आप देखेंगे, जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, और ये मैंने मल्टीपल टाइम्स आपके शो पे कहा है कि जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, आप उस समय से लेकर आज तक का टेन्योर ले लें, निफ्टी 22,500 से 25,000 के रेंज में ही रही हुई है, और अभी हम ऑलमोस्ट अपने जो 25,000 के आसपास की जो बैंड है उसके पास अभी आ रहे हैं। और यहीं पर ही मोटा मोटा आप वॉर ले लें, इसमें कुछ भी ले ट्रम्प लें, वो ट्रम्प सब साहब का योगदान है कि महज कोइंसिडेंस है? मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि उन्हीं का पूरा योगदान है, ये आंसर तो नहीं सही होगा, बट डेफिनेटली उनका है। बिकॉज जो वॉर की वजह से जो हमारे ऊपर क्रूड ऑयल का जो प्रेशर बनता है, और उसकी वजह से हमारी करेंसी पे जो प्रेशर बनता है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे मार्केट ने परफॉर्मेंस नहीं दी है। और जब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो अगेन इंडेक्स लेवल पे आप अमेरिका, यूके, जापान और कोरिया, आप सबके मार्केट्स को लास्ट एक साल में देखें, इन सबके रिटर्न्स 20% से 50% के आसपास है इंडेक्स लेवल पे। और हमारा मार्केट जो है वो -5% पे ट्रेड कर रहा है, एक साल के इंडेक्स रिटर्न बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई बड़ी करेक्शन नहीं आई हमारे मार्केट में, बट टाइम करेक्शन हो गया vis-a-vis टू द अदर मार्केट्स। अब यही प्रॉब्लम तो सब जगह ही एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारे मार्केट में ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इतनी ज्यादा पिनलाइज्ड हो रहे हैं, कि हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा एक बुल रन क्यों नहीं देखने को मिल रही है? इसलिए बिकॉज क्रूड की सेंसिटिविटी, इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी, करेंसी की सेंसिटिविटी, एफआई का आउटफ्लो, ये जो नंबर है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अब देखिए, डीआई मार्केट संभाल रहे हैं, कंटिन्यूसली संभाल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम रेंज बाउंड हो गए। बट मार्केट को चलने के लिए और भी पार्टिसिपेंट्स चाहिए, और वो पार्टिसिपेंट एफआई डेफिनेटली एक जो है बिल्कुल दावेदार बनता है। अब वहां पे एक ही तरफा ही नेगेटिवली वो लेके जा रहे हैं पैसे, तो इसलिए हम ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। बट क्या ये फॉरएवर चलेगा? मेरे हिसाब से नो। जहां पे थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, अनफॉर्चुनेटली वहीं पर ही कुछ ना कुछ नेगेटिव सरप्राइज आ जाता है। 2 वीक पहले हम बात कर रहे थे शो पे, $80 के आसपास का क्रूड चल रहा था, वापस हम आज बैठे हुए हैं, वापस 90-95 पे आ रहे हैं। सो ये कोई प्लान्ड नहीं है, ये कोई नॉर्मल नहीं है। और इस तरह की अनसर्टेनिटी ट्रम्प के डायलॉग से या उनके एक्शन से बार बार जो बदलती रहती है, उसकी वजह से आ रहा है। तो जब तक मिडल ईस्ट का ये क्राइसिस एक लेवल पे जाके थमेगा नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि नए नॉर्मल के नाम पे हम ये एक नया बुल रन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यस, नया नॉर्मल बस इतना ही है कि मार्केट के अंदर में आपको बड़े बड़े शॉक्स नहीं दिखने को मिलेंगे अदरवाइज, जो वॉर रिलेटेड है। बट दैट डजंट मीन कि अब हम बुल रन के लिए तैयार है, या ये जो 20-50% की रिटर्न बाकी मार्केटों ने दी है और हमारे मार्केट ने अभी भी जो है कुछ खास किया नहीं है, वो अब एकाएक बदल जाएगा। तो बदलने के फैक्टर्स बन रहे हैं, बट बदल गए हैं ऐसा कहना मुश्किल है। बदलने के फैक्टर बन रहे हैं, ये कहाँ से आप इसको, ये क्यों ले रहे हैं आप अभिषेक जी? देखिए, नंबर वन, अर्निंग्स, मेरे हिसाब से अर्निंग्स सपोर्ट्स वैल्यूएशन, और हमारे इस बार का रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई डिनायल ही नहीं है, डिस्पाइट ऑल दिस सिचुएशन व्हिच वाज अराइजिंग, राइट। तो एक तो ये पार्ट है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, वो भी आप देखें तो बहुत ही अच्छे से 4.5% के आसपास का जो सीपीआई है वो मेंटेन हो रहा है। अब आरबीआई की गाइडलाइन है 2 से 6% के बीच में, और उन्होंने अपने जो रेपो रेट है वो भी अभी स्टेबल रखा है 5.25% पे। इसका मतलब इंटरम में
इवन जो हम यूएस के ट्रेजरी की जो हार्डनिंग देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट की हार्डनिंग देख रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे अभी भी थोड़ी स्टेबिलिटी हमारे लिए काफी ज्यादा अवेलेबल है, मतलब मार्जिन ऑफ रूम अवेलेबल है, जहां एटलीस्ट कोई रेट हाइक तो नहीं आएगी। अब कट तो दूर की बात है, बट हाइक तो कम से कम आते हुए दिख नहीं रही है 1 से 2 क्वार्टर तक। तो ये भी एक फैक्टर हमें मानना पड़ेगा। तीसरा, एफआई के जो आउटफ्लो है वो रिड्यूस हो गए हैं। लास्ट 1 महीने में हमने देखा है कंपेयर टू एनी अदर मंथ, वहां पे जो सेलिंग है वो डेफिनेटली ट्रिम डाउन हुई है। तो ये भी एक है कि अगर आप बेच नहीं रहे हो तो कोई और खरीद रहा है, तो उससे भी मार्केट को सपोर्ट मिल जाता है। तो वो भी मुझे एक ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। करेंसी में भी हमें एक स्टेबिलिटी अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, अनलेस क्रूड ऑयल $100 के ऊपर ना जाए, तब तक तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल जो यूएस डॉलर टू आईएनआर का जो रेट है वो भी हमने देखा है कि इंप्रूव भी हुआ है लास्ट 1-2 हफ्ते में। सो ये कुछ फैक्टर्स है जो मुझे लग रहा है कि मार्केट सपोर्टिव है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मेरे लिए नंबर 1 फैक्टर है, कि ये कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अगर लार्जर मार्केट दुनिया की अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम ज्यादा समय तक अंडर परफॉर्म नहीं कर सकते। और बाकी जगहों पे जब इतना बड़ा रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है लास्ट 1 साल में, तो कहीं ना कहीं कैचअप तो आएगा। और मेरे हिसाब से वही कैचअप में एटलीस्ट मेजर इंडाइसेस में तो प्रिडिक्ट कर ही रहा हूं इस साल कि हम देखेंगे नया ऑल टाइम हाई जल्दी। बट इसे इमीडिएटली प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट ट्रेंड बन रहे हैं, जैसे मैंने कहा फैक्टर्स है, फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते आप।